Hello, how are you? Hope so, students, you all are fine. So today we are going to discuss about the cytoplasmic organelles. तो लास्ट टाइम हमने प्लाज्म के ऊपर वीडियो लेक्चर बनाया था। आज हम बनाने जा रहे हैं साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स के ऊपर। तो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स को डिस्कस करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे साइटोप्लाज्म क्या है, साइटोप्लाज्म के अंदर कौन कौन से पोर्शंस आ जाते हैं। तो हमारे साइटोप्लाज्म के दो पार्ट्स हैं, मेनली दो पार्ट्स कौन से हैं, एक है साइटोसोल या फिर उसे फ्लूइड पोर्शन भी कहा जाता है, और दूसरा पोर्शन इसके अंदर हमारा कौन सा आता है, साइटोमेम्ब्रेन सिस्टम। साइटोमेम्ब्रेन सिस्टम को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे डिटेल में, और फिर इसके सबसे पहले तो हम साइटोसोल को देख लेते हैं, यानी फ्लूइड पोर्शन जो है वो उससे एक्चुअली हम उसको साइटोप्लाज्म भी कहते हैं क्योंकि ये जो है वो सेल का एक फ्लूइड पोर्शन है। प्लाज्म जो है वो फ्लूइड पोर्शन को कहा जाता है। सो बेसिकली इट इज अ हाउस फॉर डिजोल्व सब्सटेंस। ये एक किस्म का जो है ना वो प्लेस है जहाँ पर डिजोल्व सब्सटेंसेस, वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस इसके अंदर प्रेजेंट है, एज वेल एज यहाँ पर हमारे जो मेन ऑर्गेनेल्स हैं, जो सेल्स के ऑर्गेनेल्स जो फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, जितने भी वाइटल एक्टिविटीज हैं, जो भी केमिकल रिएक्शंस हैं, वो सारे कौन कर रहा है, ऑर्गेनेल्स परफॉर्म कर रहे हैं। और वो ऑर्गेनेल्स खुद किसके अंदर प्रेजेंट है, वो बेसिकली से साइटोसोल यानी कि फ्लूइड पोर्शन में प्रेजेंट है। तो बेसिकली साइटोसोल जो होता है वो 90% वाटर का बना होता है। उसके बाद उसके अंदर आयन्स आ जाते हैं, सॉल्ट्स आ जाते हैं, शुगर, अमीनो एसिड, प्रोटीन्स, एंजाइम्स वगैरह। उसके साथ साथ इसके अंदर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है कि ये एक्टिवली इनके अंदर जो है वो फ्लूइड की मूवमेंट होती रहती है। तो एक्टिव मूवमेंट जो होती है साइटोप्लाज्म की, उसे हम साइक्लोसिस कहते हैं। तो ये तो थोड़ा ओवरव्यू था हमारे साइटोसोल का, कि वो फ्लूइड पोर्शन को कहा जाता है कि किन किन चीजों का बना हुआ है। अब यहाँ आते हैं साइटोमेम्ब्रेन सिस्टम के ऊपर। तो सबसे पहले हम आते हैं न्यूक्लियस के अंदर। आपके जो सेल के अंदर सबसे मेन पार्ट है वो है न्यूक्लियस। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल का डिफरेंस। तो प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल में मेन फर्क ये है कि उस प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट ही नहीं होता और यूकैरियोटिक सेल में ही प्रेजेंट होता है। तो न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस सेल की जो भी एक्टिविटीज हैं उनको डायरेक्ट करता है, यानी इसे हम एज अ सेल का ब्रेन भी कहते हैं, क्योंकि ये सारा कंट्रोल सेंटर है, ये सारे सेल की एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहा होता है। ऐसा क्यों कंट्रोल कर रहा होता है, क्योंकि इसके पास अपना डीएनए होता है और उसी डीएनए के अंदर ये अच्छी खासी इंफॉर्मेशन, या फिर हम कहें कि हर एक इंफॉर्मेशन को कंटेन करता है और इसके अंदर स्टोर डीएनए प्रेजेंट है। अच्छा, तो सबसे पहले तो आते हैं कि डीएनए को किसने बताया। डीएनए को रॉबर्ट ब्राउन ने बताया था 1835 के अंदर। ठीक है, तो रॉबर्ट ब्राउन जो थे उन्होंने फर्स्ट टाइम इसको ऑब्जर्व किया था इन 1831 में। तो ये प्रोमिनेंट पार्ट है बेसिकली यूकैरियोटिक सेल्स का। एनिमल सेल्स के अंदर ये सेंटर में प्रेजेंट होता है, लेकिन अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो ये समहाउ थोड़ा पेरिफेरल होता है। ये देखिए, ये एनिमल का सेल है, तो एनिमल के सेल में ये हमें बिल्कुल सेंटर में पाया जाएगा। ये आपका न्यूक्लियस है, यहाँ पर देखें। पर प्लांट की सेल्स की कंडीशन में ऐसा होता है कि ये थोड़ा सा पेरिफेरल हो जाता है, थोड़ा साइड में। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो प्लांट का सेल होता है उसमें एक बड़ा सा वैक्यूल होता है, जिसके ऊपर हम बाद में डिस्कस करेंगे। बड़ा सा वैक्यूल होने की वजह से वो क्या करता है, न्यूक्लियस को पुश कर देता है, जिसकी वजह से वो पेरिफेरल हो जाता है। तो इसी वजह से जो है ये सेंटर में नहीं होता है। अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए तो ये हमें ज्यादातर किस शक्ल में मिलते हैं, अगर हमें ओवल या स्फेरिकल शेप में मिलते हैं। एज यू कैन सी है, यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि ये ओवल शेप में है, तो हमें स्फेरिकल शेप में भी मिलते हैं और ओवल शेप में भी मिलते हैं। अच्छा, इसके इर्द गिर्द इसकी खुद की भी मेम्ब्रेन होती है। ये देखें, ये मेम्ब्रेन है इसकी, और ये डबल मेम्ब्रेन होता है। ये इसे कहते हैं न्यूक्लियर इनवेलप। ये न्यूक्लियर इनवेलप यहाँ पे देखें लिखा हुआ है न्यूक्लियर इनवेलप। तो ये न्यूक्लियर इनवेलप क्या कर रही है, आप न्यूक्लियस के कंटेंट को साइटोप्लाज्म के कंटेंट से सेपरेट कर रही है। अच्छा, फिर देखा जाए तो आप यहाँ देखें तो इससे न्यूक्लियर इनवेलप के अंदर आपको छोटे छोटे से ये सुराख नजर आ रहे हैं, इसे कहते हैं न्यूक्लियोपोर या न्यूक्लियर पोर्स।
अच्छा, न्यूक्लियर पोर्स की मदद से जो भी सेल न्यूक्लियस के अंदर आपके जो सबस्टेंसेस बनते हैं, जैसे कि आपका आरएनए है, वो सिंथेसाइज होता है बेसिकली न्यूक्लियस के अंदर, तो वो यहाँ से इन पोर्स की मदद से जो है साइटोप्लाज्म के अंदर जाता है। तो ये न्यूक्लियर पोर है जिसकी मदद से इनके अंदर से चीजें ट्रांसपोर्टेड हो सकती हैं। ठीक है, तो एक्सचेंजिंग का ये काम कर रहा है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में न्यूक्लियर पोर। अच्छा, ज्यादातर सेलों में हमें ये सिंगल न्यूक्लियस पाया जाता है। अगर सिंगल न्यूक्लियस है तो हम इसे क्या कहेंगे, उस सेल को हम कहेंगे मोनोन्यूक्लिएटेड सेल। अब बाय चांस कभी कभी ऐसा होता है कि किन किन सेलों में बहुत दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, तो वो हो जाते हैं डाइन्यूक्लिएटेड। 2 से ज्यादा न्यूक्लियस भी पाए जाते हैं सेल्स के अंदर, तो हम उसे कहेंगे मल्टी न्यूक्लिएटेड जो है आपका सेल है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं, तो यहाँ पर जो है ये न्यूक्लियस का अंदर का पोर्शन है, दिस वन, ये अंदर का पोर्शन है। इस अंदर वाले पोर्शन में भी फ्लूइड पोर्शन होता है, ये भी जेली लाइक फ्लूइड पोर्शन होता है। इस फ्लूइड पोर्शन को हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी ये न्यूक्लियस का प्लाज्म है। इसके अंदर डिफरेंट एंजाइम्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड और न्यूक्लियोलस पाया जाता है। न्यूक्लियोलस ये आपको डार्क ब्राउन कलर की स्ट्रक्चर नजर आ रही है, ये न्यूक्लियोलस है। और यहाँ पर डिफरेंट एंजाइम्स, प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड्स, लिपिड्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, जो हमारा न्यूक्लिक एसिड है उसके बारे में अगर बात की जाए, तो न्यूक्लिक एसिड के अंदर आपका जाता है डीएनए एंड आरएनए। यहाँ पे राइट किया हुआ है डीएनए और ब्रैकेट में लिखा हुआ है क्रोमेटिन। अब क्रोमेटिन क्या है, डीएनए क्या है, या फिर इसके अंदर क्रोमोसोम की भी बात की जाती है। तो इसके ऊपर मैंने डिटेल्ड वीडियो लेक्चर दिया है। अगर आप लोगों ने वो डिटेल वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, आप उसको देखिएगा। वहां पर उसके बारे में डिटेल में बिल्कुल डीएनए के बारे में बताया गया है, क्रोमेटिन के बारे में बताया गया है और क्रोमोसोम्स के बारे में भी बताया गया है। ओके, फिर ये जो डार्क स्टेन पोर्शन है इसे हम क्या कह रहे हैं, इसे हम कह रहे हैं न्यूक्लियोलस। अब न्यूक्लियोलस के इर्द गिर्द कोई ऐसी खास अपनी जो है वो मेम्ब्रेन नहीं होती है। ठीक है, और न्यूक्लियोलस को हम जो है ना वैसे जो है ना ये भी न्यूक्लियस के अंदर एक या एक से ज्यादा पाए जाते हैं। अगर देखा जाए कि न्यूक्लियोलस का फंक्शन क्या है, न्यूक्लियोलस का फंक्शन है राइबोसोमल आरएनए की सिंथेसिस करना और उसको स्टोर करना। अब ये भी होता है कि हमारे जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर राइबोसोम्स पाए जाते हैं। वो राइबोसोम्स क्या करता है, वो प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। तो बेसिकली राइबोसोम्स बनते कहाँ पर हैं, राइबोसोम्स बनते हैं जी बेशक यहाँ पर न्यूक्लियोलस के अंदर राइबोसोम्स बनते हैं और फिर यहाँ से स्टोर भी होते हैं, और जब नीड होती है तो इन्हीं न्यूक्लियोपोर की मदद से वो यहाँ से ट्रांसपोर्टेड किए जाते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। तो यहाँ पर जो है वो हम यूं कह सकते हैं कि ये वो साइट है जहाँ पर राइबोसोम की सिंथेसिस होती है। देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि when cell is not dividing, the DNA is in the form of thread-like material called chromatin. One more thing important है कि हम ऑलरेडी ये डीएनए वाले लेक्चर में बता चुके हैं कि हमें जो हमारा सेल होता है वो डिवाइडिंग फेज में नहीं जा रहा होता है, तो उस वक्त हमारा डीएनए नजर नहीं आ रहा होता, वो हमें क्रोमेटिन फॉर्म में मटेरियल नजर आ रहा होता है। ठीक है, अगर सेल डिवाइड होने जा रहा होता है तो वही क्रोमेटिन कंडेंस होकर क्रोमोसोम्स की शक्ल तैयार कर लेते हैं। तो ये सर आपका जो था वो न्यूक्लियस के बारे में था, और न्यूक्लियस को हम मेनली कंट्रोल सेंटर ही कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही है। अच्छा, थोड़ा सिंपल व्यू हम देख लेते हैं फंक्शंस का। अगर न्यूक्लियस के, तो न्यूक्लियस को कंट्रोल सेंटर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, बिकॉज ये पूरी सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, क्योंकि इसके पास इंफॉर्मेशन है, किसके फॉर्म में, बेशक डीएनए के फॉर्म में। ठीक है, और ये डायरेक्ट करता है प्रोटीन सिंथेसिस को, उसकी सिंथेसिस को जो है ना जज करता है, तो इसीलिए जो है ना इसको एज अ कंट्रोल सेंटर कहा जाता है। कम ऑन टू द नेक्स्ट topic, that is mitochondria. Mitochondria, this is also a very important part of the eukaryotic cell. ये बहुत ही important part है यूकैरियोटिक सेल का, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक सेल में हमें
नहीं मिलेगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये इसे एनर्जी हार्वेस्टिंग ऑर्गेनेल कहा जाता है। एनर्जी हार्वेस्टिंग ऑर्गेनेल क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर हम देखेंगे तो हमारे यहाँ पर जो है वो सेल के अंदर यूटिलाइज होने वाली मेन जो चीज है जिसे हम एटीपी कहते हैं, वो यहाँ पर सिंथेसाइज होती है। तो यहाँ पर इसे एनर्जी हार्वेस्टिंग कंपाउंड ऑर्गेनेल कहते हैं, क्योंकि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को यूज करके उसमें से एनर्जी बनाता है और फिर उसको सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करता है डिफरेंट फंक्शंस के लिए। एंडोसिम्बायोट ओरिजिन। अब एंडोसिम्बायोट ओरिजिन क्या है, इसके ऊपर हम डिटेल में एक लेक्चर करेंगे, लेकिन यहाँ पर शॉर्टली मैं आपको बताती चलूँ कि डीएनए हमारे जो सेल हैं उसके अंदर जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं उनमें से एक हमारा वाहिद एक ऑर्गेनेल है जिसके पास खुद का डीएनए है, वो है माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि इसका अपना सेल डीएनए होता है। और ये एक हाइपोथेसिस है एंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन, जिसके मुताबिक कि ये कहाँ से अराइजेस हुआ है। तो एंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन को मैं आपको शॉर्टली बताती चलूँ तो ये एक हाइपोथेसिस है जो बेशक अब हाई बुक्स में थ्योरी में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो ये एंडोसिम्बायोटिक जो ओरिजिन है इसका मकसद यही है कि जो पहले सेल्स थे वो प्रोकैरियोटिक्स थे, तो एक प्रोकैरियोटिक सेल ने जो एरोबिकली रेस्पायर करता था उसको ईट अप कर लिया, और उसके बाद वो ईट अप करने के बाद वो प्रोकैरियोटिक सेल डाइजेस्ट होने के बजाय उसके अंदर जो है वो सर्वाइव कर गया, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने अपने आप को मॉडिफाई कर लिया इन द फॉर्म ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, बट इन द डिटेल वी विल डिस्कस इट। तो सबसे पहले आ जाते हैं हमारे माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर के ऊपर। तो ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल है और इसका खुद का अपना डीएनए भी है, एज वेल एज इसके पास राइबोसोम्स भी है। अच्छा, इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो क्या कर रही होती है, वो मतलब कवर करती है उस ऑर्गेनेल को और फ्री परमेबल होती है, मतलब सब्सटेंसेस को इजीली अलो कर रही होती है। जो दूसरी मेम्ब्रेन होती है वो इनर मेम्ब्रेन, वो क्या करती है, उसके अंदर एक्सटेंसिवली फोल्डिंग हुई होती है, और उसी फोल्डिंग को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टाई कहते हैं। लुक एट हियर, ये वाली आउटर मेम्ब्रेन है जो बिल्कुल स्मूथ है और इसमें पूरे इस ऑर्गेनेल को क्या किया हुआ है, कवर किया हुआ है। और ये वाली इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन में क्या किया, कंपार्टमेंट्स बनाए हुए हैं, लाइक इनफोल्डेड, इनसाइड आउटसाइड, इनसाइड आउटसाइड। इनफोल्डिंग करने के बाद यहाँ पर जो ये स्ट्रक्चर फोल्डेड्स बनी है, इसे क्या कह रहे हैं हम, इसे कह रहे हैं क्रिस्टाई। क्रिस्टाई के बाद यहाँ पर जो इनफोल्डिंग हुई है तो बीच में यहाँ पर जो पोर्शन बच जाता है उस पोर्शन को हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। उसी इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के अंदर फ्लूइड पोर्शन प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज मैट्रिक्स। ये आउटर और इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है, वैसे ही मैट्रिक्स जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसमें डिफरेंट प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो हमें अच्छा सा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी नजर आता है, क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, ठीक है। और इसको जो है सबसे पहले इन दी 1850 के अंदर इसको केलेकर ने देखा था। सबसे पहले केलेकर ने देखा था सबसे पहले 1850 के अंदर। वो समटाइम माइटोकॉन्ड्रिया को कॉन्ट्रोसोम भी कहा जाता है, और इसकी जो अपीयरेंस है तो आप देख सकते हैं ये हमें बहुत ज़्यादा ओवल शेप नजर आ रहा है। तो ये हमें जो है वो समटाइम थ्रेड की तरह भी नजर आते हैं, समटाइम ये ओवल शेप्ड भी नजर आते हैं, रोड लाइक वेसिकल्स भी इसे कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, ये जो आपके क्रिस्टा है, इस क्रिस्टाई के ऊपर क्या होता है, इस क्रिस्टाइस के ऊपर डिफरेंट जो है वो फंक्शंस परफॉर्म होते हैं, बिकॉज यहाँ पर जो है क्रिस्टाई के ऊपर इनफोल्डेड जो रीजन है क्रिस्टाई का, इसके ऊपर डिफरेंट एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि इसको एटीपी सिंथेसिस करने में हेल्प करते हैं, डिफरेंट एंजाइम्स। जी, अच्छा, इसकी बात मैंने की थी कि इसके पास अपना खुद का राइबोसोम भी है, तो इसके पास राइबोसोम भी 70S वाला है। अगर 70S वाला राइबोसोम है तो फिर वही एंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन की बात आ जाती है। जो एंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन कहती है कि इसने जो है वो दूसरे प्रोकैरियोटिक
सेल को हीट अप किया था, एक प्रोकैरियोटिक सेल ने दूसरे प्रोकैरियोटिक सेल को हीट अप किया था, और उसके अंदर जो 70S वाला राइबोसोम था वही 70S वाला राइबोसोम के अंदर पाया जाता है। लेकिन ये आपको पूरा डिटेल में समझ में आएगा जब हम इसके ऊपर एक अलहदा से डिस्कशन करेंगे। ओके, तो बेसिकली अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसके अंदर डीएनए, आरएनए, प्रोटीन और लिपिड्स पाए जाते हैं। ठीक है, और इसके अंदर एंजाइम्स भी हैं, डिफरेंट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन्स भी प्रेजेंट हैं, जिसकी वजह से ये एटीपी सिंथेसिस भी कर रहा होता है। अच्छा, फंक्शंस देखे जाएं तो ये सेलुलर रेस्पिरेशन करता है। मेन फंक्शन इसका यही है कि ये सेलुलर रेस्पिरेशन करता है। सेलुलर रेस्पिरेशन मतलब सेल लेवल पे जो रेस्पिरेशन होती है। रेस्पिरेशन का मकसद यही होता है कि ऑक्सीडेशन ऑफ फूड की ऑक्सीडेशन होना। ऑक्सीजन और फूड जब आपस में कंबाइंड होता है तो ऑक्सीडेशन होती है और फूड की, और उससे क्या होता है, एटीपी जनरेट होती है। तो इसीलिए सेलुलर रेस्पिरेशन का काम इन्होंने करना होता है। उसमें से क्या करता है, ये फूड को बर्न करता है, फूड को ऑक्सीडाइज करता है, एटीपी रिलीज करता है, और एटीपी के साथ साथ उसके वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होते हैं। एटीपी वाइटल या हम कहें सेल की करेंसी है जो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करती है सेल के अंदर। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज हार्वेस्ट एनर्जी ऑर्गेनेल, और इट इज आल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि ये पावर पूरे सेल के ऑर्गेनल्स को सप्लाई कर रहा है, एटीपी बना रहा है, तो पूरे सेल्स के एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए यूटिलाइज हो रही है। दैट इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। सो क्रेब साइकिल भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। एनाबोलिज्म, कैटाबोलिज्म, ये सारी जो है वो इसी के अंदर प्रोसेस होता है। किस टाइप के ऊपर ये सारे रिएक्शंस परफॉर्म होते हैं। तो ये हमारा था माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर कि माइटोकॉन्ड्रिया किस तरह का काम कर रहा है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर के ऊपर, दैट इज राइबोसोम्स। राइबोसोम्स हमें प्रोकैरियोटिक सेल में भी मिलते हैं, यूकैरियोटिक सेल में भी हमें मिलते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में हमें ये जो है ना फ्री नेचर मिलते हैं, मतलब किसी के साथ अटैच नहीं होते हैं। लेकिन यूकैरियोटिक सेल के अंदर ये हमें फ्री स्टेट में मिलते हैं, लेकिन हमें अटैच्ड स्ट्रक्चर में भी मिलते हैं। अटैच्ड स्ट्रक्चर में ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अटैच्ड होते हैं। या तो राइबोसोम्स जो होते हैं वो क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं प्रोटीन सिंथेसिस का, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये प्रोटीन को बनाते हैं। और बेसिकली राइबोसोम खुद भी किसके बने हुए हैं, हम ऑलरेडी बता चुके हैं, ये प्रोटीन और आरएनए के बने हुए हैं, जिसकी फॉर्मेशन कहाँ हो रही है, न्यूक्लियस के अंदर हो रही है। ठीक है, असेंबलिंग बिगिन इन द न्यूक्लियस एंड इज कंप्लीटेड इन साइटोप्लाज्म, मतलब वहां से उसकी शुरुआत होती है, लेकिन ये वहां से बनता है और कंप्लीटली इसकी मॉडिफिकेशन साइटोप्लाज्म के अंदर होती है, और फिर ये जो है वो फंक्शनल तौर पर काम आता है और प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। अगर लोग यहाँ पर है स्ट्रक्चर, तो ये जो राइबोसोम है इसके अंदर स्ट्रक्चर देखी जाए तो ये 2 यूनिट्स का बना हुआ है, एक लार्ज सब यूनिट और दूसरा है स्मॉलर सब यूनिट। लार्ज सब यूनिट 50S का और स्मॉलर सब यूनिट कौन सा है, 30S का। और यहाँ पर ये 2 डिफरेंस दिखाए गए हैं। ये हम जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये हमें प्रोकैरियोटिक सेल में मिलती है। तो यहाँ पर कंपैरिजन भी किया जाए तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के राइबोसोम का कंपैरिजन देखें, ये 70S का राइबोसोम है, ये 80S का है। 80S का राइबोसोम हमें यूकैरियोटिक सेल में मिलता है और प्रोकैरियोटिक सेल में हमें कौन सा मिलता है, 70S वाला। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक राइबोसोम। सो मेन फंक्शन हम राइबोसोम का देखेंगे, मेन फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस, इसीलिए इसको सेल की प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है राइबोसोम को। सो दिस इज ऑल अबाउट द राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस एंड राइबोसोम। तो ये सारा जो था ये इसके बारे में था, और हमने कुछ साइटोसोल के बारे में भी पढ़ा। In the next video lecture, inshallah, we will discuss about the endoplasmic reticulum.